जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम देख लीजिए जो रेडियो ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया है, इसका पेपर आपका एक अनुमान है कि हो जाएगा। तो उसके लिए हम यूथ कंपटीशन वाले प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, जिसमें हमने हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगा दिया था। जो पहला ये प्रैक्टिस सेट है उसके तहत अब देख लीजिए ये जो है आपका विज्ञान का, ये किसके लिए है? प्रधान परिचारक के लिए है। देख लीजिए यहाँ साफ साफ लिखा है प्रधान परिचालक के लिए, ठीक है। तो पहला 41वें नंबर का सवाल है आपका कि भार की एसआई इकाई क्या है। तो आप बताओगे कि भार की जो एसआई इकाई है वो क्या होती है? न्यूटन होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही है। 42वें नंबर का सवाल है आपका के निम्न में से अदिश राशि नहीं है, ठीक है। आपको बतानी है अदिश और सदिश, ठीक है। तो अदिश राशि नहीं है, ठीक। तो अदिश राशि होती क्या है? देख लीजिए सदिश राशि होती है जिसे व्यक्त करने के लिए बल और दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है, वो क्या होती है? आपकी सदिश होती है। तो अदिश यहाँ से कौन होगी? तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका अदिश राशि होगी। ऑप्शन नंबर सी बल, ठीक है। आयतन जो आपका सदिश है, द्रव्यमान और लंबाई ये भी सदिश है। तो आपका क्या है? बल जो है एक अदिश राशि है। अब देख लीजिए जो आपका 43वें नंबर का सवाल है आपका कि गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किए जाते हैं गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, आयतन के माप के लिए, कंटेनरों के बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। तो 43वें सवाल का आंसर जल्दी से बताइए। तो देख लीजिए 43वें नंबर का जो आंसर आपका वो है ऑप्शन नंबर सी, आयतन के माप के रूप में, ठीक है। एक गैलन बराबर कितना होता है? तो आप बताओगे 3.785 लीटर होता है। 3.785 लीटर होता है। अब देख लीजिए 44वां सवाल है कि कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा की निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहते हैं? तो 44वें सवाल का आंसर जो होगा आपका, आप बताओगे क्या होगा? तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है उन्हें सदिश राशि कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 45वें नंबर का सवाल है आपका 45। तो सवाल है 45वां, संवेग की इकाई क्या है? आपको बताना है कि इनमें से जो आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से संवेग की इकाई क्या है? संवेग की इकाई क्या है? तो देख लीजिए जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपके संवेग की इकाई है kg/-1, ठीक है। अगला देखिए जो 46वें नंबर का सवाल है आपका कि प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? प्रतिबल। तो आप बताओगे जो 46वें नंबर का सवाल है कि प्रतिबल का प्रभाव जो किस पर निर्भर करता है, आपको बताना है यहाँ से। तो देख लीजिए ऑप्शन ए आपका भार, ऑप्शन बी आयतन, ऑप्शन सी क्या है आपका द्रव्यमान और ऑप्शन डी है आपका क्षेत्रफल। तो आपको 46वें नंबर के सवाल का आंसर बताना है। तो देख लीजिए जो आपका प्रतिबल है वो आपके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 47 नंबर का सवाल है कि मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 केजी द्रव्यमान के एक निकाय वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होगा? निकाय 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करेगा, निकाय 10 मीटर प्रति सेकंड ms -2 माइनस की पावर 2 के त्वरण के से गति करेगा, या निकाय 1 ms की पावर -2 के त्वरण से गति करेगा, क्या निकाय किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करेगा? तो 47वें सवाल का आपको आंसर बताना है। तो देख लीजिए जो आपका 47वें सवाल का आंसर है वो है आपका F बराबर क्या होता है? तो आप बताओगे m/a होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तब हमें पता चलेगा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। 47वें सवाल का जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका सवाल नंबर 48 है वो है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 J है और इसका द्रव्यमान 15 kg है, तो वस्तु का वेग कितना होगा? यहाँ से आपको बताना है 48वें नंबर का सवाल का आंसर क्या होगा। तो देख लीजिए जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो होगा 48वें सवाल का आंसर, ठीक है। क्या होगा? बी होगा। कैसे निकालेंगे? इसे निकालने के लिए आप बताओगे गतिज ऊर्जा कितनी दे रखी है, यहाँ से इसकी 120 J दे रखी है, और द्रव्यमान कितना दे रखा? तो आप बताओगे 15 kg दे रखा। तो यहाँ से हमें क्या निकालनी है? इसकी गतिज ऊर्जा निकालनी है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1/2 mv², ठीक है। क्या निकालेंगे हम? बी हमारे पास है नहीं, mv²। तो यहाँ से अगर देख लीजिए निकालने की बात की जाए तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे जो आपकी गतिज ऊर्जा है, ठीक है, वो कितनी है? 120 J है, ठीक। जो गतिज ऊर्जा है आपकी वो कितनी है? आप बताओगे 120 J, 120 J, ठीक है। और जो द्रव्यमान m का मान है तो m बराबर कितना आपका? तो आप बताओगे 15 kg है,
ठीक है। और यहाँ से जो हमारे बी का मान है वो हमें निकालना है। तो देख लीजिए जो आपकी गतिज ऊर्जा होती है वो होती है, तो गतिज ऊर्जा दे रखी है 120। तो यहाँ से देख लीजिए हम क्या लगाएंगे, गतिज ऊर्जा हमारे पास है 120 बराबर करेंगे हम क्या करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। क्या होता है, mv² होता है, 1/2 mv² होता है। यहाँ से देख लीजिए हमारे पास b का मान नहीं है, ठीक है। तो 120 ये ऐसी है, m का मान हमारे पास है। तो देख लीजिए क्या करेंगे हम, 120 बराबर 1/2 और m का मान कितना इंटू 15 इंटू कितना आएगा, आप बताओगे b² आएगा, ठीक है। अब देख लीजिए 15 अट्ठे 120 8 बार, और ये 2 इधर जाकर गुणा कर लेगा, तो b² बराबर कितना हो जाएगा, आप बताओगे 16 आ जाएगा। और b बराबर कितना हो जाएगा, आप बताओगे 4 हो जाएगा। b बराबर कितना हो जाएगा आपका 4। तो देख लीजिए यहाँ से इसका आंसर जो आएगा आपका, तो आप बताओगे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब आएगा। आप देख लीजिए जो 49वें नंबर का सवाल है आपका, ये है आपका 49वें नंबर का अल्फ़ा, ये है 1/इतने की, ये देख लीजिए क्या है ये, तो देख लीजिए ये जो है आपका 1/ वैक्यूम पारगम्यता, और ये आपकी वैक्यूम विद्युतशीलता की बीमा, जहां वैक्यूम पारगम्यता और वैक्यूम विद्युतशीलता को दर्शाता है। तो इसके लिए आपको बताना है कि क्या आएगा, जो इसकी बीमाएँ आएंगी आप बताओगे क्या आएगी, ठीक है। तो देख लीजिए जो आपकी वैक्यूम पारगम्यता है इसकी बीमा होती है आपकी ml⁻², और यह है आपकी I⁻², और जो विद्युतशीलता होती है इसकी जो आपकी बीमा होती है वो होती है m⁻1, l⁻3, t⁻4 और I⁻²। तो इन्हें जब हम एक के बटे में लाएंगे तो यहाँ से जो बन का आएगा हमारा, तब क्या बन का आएगा, l⁻2 और t⁻²। तो l⁻2 और t⁻² किस ऑप्शन में, आप बताओगे ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका अगला 50 नंबर का सवाल है आपका कि 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 किग्रा वजन वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो अभी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमने बताया था यहाँ से आपको, ठीक है। इसकी वेग भी दे रखा है इसका, और इसका द्रव्यमान भी दे रखा है, और यहाँ से इसकी गतिज ऊर्जा बतानी। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या था, आप बताओगे, गतिज ऊर्जा बराबर यहाँ से क्या था, 1/2 mv² था, ठीक है। तो बस यहाँ से जब आप 1/2 mv² लगा के निकालोगे इसे, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा आपका, आप बताओगे 1/2 mv² निकाल कर आएगा 275 J। कैसा आएगा आप निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए इसकी गतिज ऊर्जा निकालेंगे जब हम, ठीक है। तो क्या करोगे आप 1/2, ठीक है, m कितना है आप बताओगे इंटू 22 है, ठीक है, इंटू यहाँ से कितना दे रखा है आपका, ये आप बताओगे अभी 5 और दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ से, तो आप बताओगे इसे 5 और दे रखा है। और जहाँ से मतलब इसे जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ से आपका कितना आएगा, तो आप बताओगे ये आएगा आपका, तो देख लीजिए इसका जो आपका आंसर आएगा, आप बताओगे इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 275 J। अब देख लीजिए 51 नंबर का सवाल है, 51 के पेंडुलम लयबद्ध दोलक की तरह काम करता है, अतः ... में इसका प्रयोग किया जाता है दादाजी की घड़ी, पेंडुलम में, कलाई घड़ी में, धूप घड़ी में या रेत की घड़ी में। आपको बताना है कि किस में पेंडुलम का प्रयोग किया जाता है, जो 51वें नंबर का सवाल है। तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, दादाजी की घड़ी जो होती है, पेंडुलम घड़ी होती है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अब 52वें नंबर का सवाल है कि किसी उपग्रह के कक्ष की त्रिज्या भूस्थिर उपग्रह के कक्ष की त्रिज्या से 16 गुना बड़ी है, तो उपग्रह का आवर्तकाल कितने दिन का होगा। यहाँ से आपको 52वें नंबर के सवाल का आंसर बताना है। तो देख लीजिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 64 दिन का। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 64 दिन का होगा। आप देख लीजिए जो आपका 53 नंबर का सवाल है पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विद्युत विघटन, ओजोनीकरण, ओस्मोसिस या ऑक्सीकरण। तो आप बताओगे जो आपका 53 नंबर का सवाल है उसका आंसर क्या होगा। तो देख लीजिए जो आपका पानी से हाइड्रोजन अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आप बताओगे विद्युत विघटन कहते हैं। 54वें नंबर का सवाल, एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, इसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक एकल बंध पाया जाता है जिसका सामान्य सूत्र होता है। आपको यहाँ पर एकल बंध का सामान्य सूत्र बताना है। 54वें सवाल का देख लीजिए कौन सा आंसर होगा। तो आप बताओगे 54वें सवाल का जो होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। आप देख लीजिए जो आपका 55वां सवाल है कि बैकेलाइट होता है एक रोधक और सेमीकंडक्टर, उच्च रोधी चालक या निम्न प्रतिरोधी चालक। आपको बताना है कि 55वें सवाल का आंसर क्या होगा। तो देख लीजिए जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल ठीक है कि बैकेलाइट आपका एक रोधक होता है, ठीक है। 56वां सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से
किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। मतलब बात आ गई किसकी, तो यहाँ से फिर अदिश राशि की बात आ चुकी है। तो 56वें सवाल का देख लीजिए क्या आंसर होगा आपका। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा वो बिल्कुल सही होगा। कार्य के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब देख लीजिए जो आपका 57वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने है। सवाल है कि 50 किग्रा द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ी 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेमी है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। जी बराबर क्या है, जहां 10 की पावर 10 ms की पावर -2 है। तो आपको 57वें नंबर के सवाल का आंसर बताना है। तो देख लीजिए 57वें नंबर के सवाल का आंसर जो होगा आपका शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय होता है। अगर शक्ति की बात की जाए आपका तो क्या बताओगे आप, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय होता है। ठीक है। और 45 सीढ़ियों की अगर कुल ऊंचाई की बात की जाए तो एक सीढ़ी कितनी है, तो आप बताओगे 16 सेमी की है। तो 45 कितने की होंगी, तो आप बताओगे 45 × 16 की होंगी। कितने की होंगी, 45 × 16 की होंगी। ठीक है। अब जब ये 45 × 16 की हो जाएंगी तो सीढ़ियों की ऊंचाई हो जाएगी कितनी, आप बताओगे, इन दोनों की गुणा करोगे 720 सेमी, या ऐसा क्या कह दोगे 7.2 मीटर, वो सॉरी हाँ मीटर में। ठीक है। और वेट बराबर क्या होता है, तो आप बताओगे mgh होता। तो देख लीजिए कितना था वेट उसका, 50 किग्रा था। ठीक। बराबर में क्या है, जी का मान कितना दे रखा है, यहाँ से 10 दे रखा, और जो एच का मान आया, हाइट जो आई है वो कितनी आई है, 7.2 आई है। अगर टोटल बात की जाए तो अब यहाँ से हम अगर शक्ति निकालें तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य कितना आएगा, यहाँ से जो वर्क है आपका, वर्क क्या था, mgh। ठीक है। mgh अपॉन कितना यहाँ से टाइम। ठीक है। तो यहाँ से अगर वर्क निकालें हम तो वर्क कितना आएगा, जब आप इसे सोल्व करोगे 3600 आएगा, और बटे में कितना 10 सेकंड। 0 से 0 कट गया, आप बताओगे 360 आएगा इसका आंसर। कितना आएगा आप बताओगे 360 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए 1 मीटर तुल्य है, आपको बताना है किसके 1 मीटर तुल्य होता है। 58वें नंबर का जो सवाल है तो आप बताओगे 1 मीटर जो आपका तुल्य होता है 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है। 10 की पावर 10 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। अब देख लीजिए जो आपका 59वें नंबर का सवाल है कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, दो वस्तुओं पर परस्पर प्रभावी बलों के बीच संबंध की व्याख्या करता है। जड़त्व का नियम तो पहला नियम है, और सी ऑप्शन है बल के प्रभावों को समझने में सहायक होता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी जाना जाता है। आपको बताना 59वें नंबर का सवाल। तो देख लीजिए जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है कि बल के प्रभावों को समझने में सहायक होता है कौन, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। अब देख लीजिए जो आपका 60 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है, फिटकरी का, ब्लीचिंग पाउडर का, बेकिंग सोडे का, या धावन सोडे का। आपको यहाँ से बताना है 60वें सवाल का आंसर। तो आप बताओगे इसका आंसर होता है आपका धावन सोडा। क्या होता है यहाँ से, धावन सोडा। तो देख लीजिए ये जो था आपका, आप बताओगे प्रधान परिचालक का लगा रहे थे हम। अगला जो देख लीजिए यहाँ से आपके 3 पार्ट हैं इसके ही विज्ञान के। अगला जो आपका ये है आपका कर्मशाला कर्मचारी का है। तो देख लीजिए ये भी 41वें सवाल से ही स्टार्ट होगा। इसका सवाल क्या है आपका, मतलब आपने जिसमें भी फार्म डाला है उसके अकॉर्डिंग आपको ये करना होगा। मान लीजिए आपने प्रधान परिचालक में डाला तो आप प्रधान परिचालक का करेंगे, आपने अगर कर्मशाला कर्मचारी का डाला तो आप कर्मशाला कर्मचारी का करेंगे, और जो तीसरा है हमारा वो है आपका सहायक परिचालक का, तो आप सहायक परिचालक का करेंगे। ठीक है। तो देख लीजिए ये 41वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है, आप बताओगे द्रव, गैस, प्लाज्मा या ठोस। तो यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी है आपका, वो बिल्कुल सही है। ठोस के अणुओं के बीच क्या होता है, आकर्षण बल अधिकतम होता है। अब 42वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, पदार्थ के कारण स्थिर अवस्था में होते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, या पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यहाँ से आपको बताना है 42वें नंबर के सवाल का आंसर। तो देख लीजिए ये जो आपका यहाँ से क्या पूछा, गलत पूछा। तो यहाँ से देख लीजिए कौन सा होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत होगा कि पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है। अब देख लीजिए जो आपका 43वां सवाल है कि गति का तीसरा समीकरण और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है स्थिर बल, संवेग या समय। आपको 43वें सवाल का आंसर बताना है। तो देख लीजिए यहाँ से आप बताओगे क्या होता है आपका, v बराबर होता है u + at होता है। तो यहाँ से देख लीजिए आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल ठीक है। क्या, स्थिति। ठीक है। क्या है यहाँ से आपका, स्थिति बिल्कुल ठीक है। अब देख लीजिए जो 44वें नंबर का सवाल है कि निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है, एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, या गतिशील पत्थर, या एक उठाया हुआ हथौड़ा। आपको 44वें नंबर के सवाल का आंसर बताना है। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर जो बी है आपको बिल्कुल सही है। कौन ज़्यादा काम कर सकता है, बंदूक की एक चलती हुई गोली ज़्यादा काम कर सकती है। 45वां सवाल है आपका, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को pH पेपर
की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता, नीला हो जाता है या पीला हो जाता है। तो 45वें नंबर के सवाल का आंसर आप बताओगे कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कैसा होता है? तो आप बताओगे कि पट्टी के रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, मतलब परिवर्तित नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 46वें नंबर का सवाल है कि एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? तो देख लीजिए आपका बल मतलब F बराबर क्या होता है? आप बताओगे m इंटू ए होता है। यहाँ पर आपका F बराबर क्या होता है? आप बताओगे m इंटू ए होता है। तो किस में है? ठीक है, देखेंगे हम किस में है m इंटू ए। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है 46वें सवाल का। अब देख लीजिए जो आपका 47वां सवाल है कि सामान्यतः रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है? क्षार प्लस अम्ल से गैस प्लस जल में, और क्षार प्लस अम्ल से लवण प्लस जल में, क्षार प्लस अम्ल से लवण प्लस गैस में, या क्षार प्लस अम्ल से लवण प्लस अपक्षेप में। तो यहाँ से आपको बताना है जो आपका 47वें नंबर का सवाल है। तो आप बताओगे जो आपका ये प्रारूप होता है ये होता है आपका क्षार प्लस अम्ल। जो आपके परिवर्तित होते हैं वो किस में होते हैं? लवण प्लस जल में होते हैं। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 48वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने है। सवाल है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने मिनट की देरी हो सकती है? 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट या 4 मिनट। तो आप बताओगे जो आपका 48वें नंबर का सवाल है कि सूर्यास्त के समय आपका बताओगे कितने? तो आप बताओगे कि लगभग, देख लीजिए एक्यूरेट नहीं होती है मगर आप बताओगे कि लगभग 2 मिनट की देरी हो सकती है। अब देख लीजिए 49वां सवाल आपका निम्नलिखित में से कौन सी धातु कैरोसिन तेल में संग्रहित होती है? प्लेटिनियम, तांबा, सोडियम या सोना। यहाँ से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी धातु है जो मिट्टी के तेल, कैरोसिन तेल होता है, मिट्टी के तेल में संग्रहित होती है। 49वें सवाल का आंसर आपको बताना है। तो देख लीजिए जो आपका सोडियम होता है ये क्या होता है? मिट्टी के तेल में संग्रहित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 50 नंबर का सवाल है कि धातु जो 35 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर द्रव अवस्था में रहती है, पारा, गैलियम या दोनों, या इनमें से कोई नहीं आपको बताना है। तो देख लीजिए गैलियम और पारा दोनों ही आपके 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान से ऊपर रह सकता है। तो ए और बी दोनों सही हैं। अब देख लीजिए जो आपका 51वें नंबर का सवाल है कि यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? यहाँ से आपको बताना है कि इसका योग क्या होगा। तो देख लीजिए ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसका अनंत होगा, स्थितिज ऊर्जा के योग का दोगुना होगा, शून्य होगा या स्थिर होगा। तो 51वें सवाल का जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी के स्थिर होगा। अब देख लीजिए 52वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है। ए गुरुत्वीय त्वरण जी पिंड के रूप में आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्वीय त्वरण जी ध्रुवों पर अधिकतम होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जाती है तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है। तो यहाँ से आपको गलत कथन बताना है 52वें नंबर के सवाल में। तो देख लीजिए जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, कि लिफ्ट ऊपर को जाती है, नहीं। जब आपके बाहर कम का एहसास कब होता है? जब लिफ्ट आपकी कहाँ को आती है? तो आप बताओगे नीचे आती है। अब देख लीजिए जो आपका 53 नंबर का सवाल है कि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? दिमित्री मेंडेलीव को, जॉन डाल्टन को, या जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंडसन, या आपको बताना है जोहान वुल्फगैंग डोवरीनर। ठीक है, ये आपको बताने के इन चारों में से किसे तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देख लीजिए 53 नंबर का जो आपका सवाल है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिमित्री मेंडेलीव को इसका श्रेय दिया जाता है। निम्नलिखित में से अगला सवाल आपका 54वां कि निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन की खोज की है? तो देख लीजिए यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्या? ईंट पर नाच। यहाँ से आपको ध्यान रखना, ईंट पर नाच। इसे इलेक्ट्रॉन टेसा थॉमसन, जे थॉमसन। तो देख लीजिए इलेक्ट्रॉन की बूझी है जी जे थॉमसन, इसका तो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। पर से क्या होगा आपका? पैसे प्रोटॉन, रैसे रदरफोर्ड। ठीक है, और ना से न्यूट्रॉन और चैसे चैडविक। तो आप बताओगे। ठीक है, यहाँ से कैसे याद रखोगे? ईंट पर नाच, इसे इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन, पैसे प्रोटॉन, रैसे रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। ठीक है, चैडविक। ठीक,
अब देख लीजिए जो आपके 55वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। एथेनॉल को एथेन में परिवर्तित करने के लिए जो आपका है डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में डॉट का उपयोग किया जाता है। निकेल का, सूर्य का प्रकाश, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, या आपको बताना होगा कि ताप। तो जो आपका 55वें नंबर का सवाल है उसका आंसर क्या होगा? तो एथेनॉल को इथोल में परिवर्तित करने के लिए आपको बताना है किसका प्रयोग किया जाता है। तो आप बताओगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो देख लीजिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल आपके किस ऑप्शन में है? तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। 56वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है? लकड़ी, एथेनॉल, गाय का गोबर या परमाणु ऊर्जा। आपको इनमें से बताना है कि कौन बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है। तो देख लीजिए लकड़ी भी है आपका, आप बताओगे, गाय का गोबर भी है, और आप बताओगे क्या है आपका? एथेनॉल भी है, और यहाँ से जो परमाणु ऊर्जा वो नहीं है। तो देख लीजिए ये जो सवाल है आपका, ये आपका यूपीपीसीएस जो अभी परीक्षा हुई है उसमें ये सवाल आया था। यूपीपीसीएस में भी बिल्कुल सेम, कोई कंडीशन चेंज नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम यही सवाल था यूपीपीसीएस 2022 में। अब देख लीजिए जो आपका 57वें नंबर का सवाल है कि इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को मोटर, डायनोमो, बैटरी या जनरेटर। आपको बताना है जो आपका 57वें नंबर का सवाल है उसका आंसर क्या होगा? तो आप बताओगे जो आपकी मोटर होती है, ठीक है, बात मोटर की कर रहे हैं, तो मोटर आपकी विद्युत ऊर्जा को किस में चेंज करती है? यांत्रिक ऊर्जा में करती है। और बात अगर डायनोमो की जाए तो डायनोमो आपका क्या करता है? आप बताओगे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और बैटरी की अगर बात की जाए तो बैटरी आपकी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो बचा कौन आपका? आप देख लीजिए यहाँ से बूझा क्या है, उसने बूझा है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो आप बताओगे कौन करता है? यहाँ से आपकी बैटरी करती है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है 57वें नंबर के सवाल का आंसर। अब जो है वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड, या ओजोन और ऑर्गन। तो 58वें नंबर के सवाल का आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो जब वायुमंडल में होंगी तो वहाँ पर क्या होगी? अम्लीय वर्षा होगी। अब देख लीजिए जो आपका 59वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका 59वां के 13 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 डिग्री सेल्सियस के आवेश को प्रभावित करने के लिए किया गया काम कितना है? तो आपको 59वें नंबर के सवाल का आंसर बताना है। तो देख लीजिए यहाँ से आपका जो प्रवाहित आवेश होता है, ठीक है, प्रवाहित आवेश भी दे रखा, आपका विभवांतर भी दे रखा, और आपका जो कार्य होता है तो आप बताओगे Q इंटू बी होता है, ठीक है। Q क्या होता है? जहाँ आपका आवेश होता है, और V क्या होता है? विभवांतर होता है। तो इन दोनों की गुणा कीजिए, यहाँ से आपका 13 और 5 दे रखा, तो 13 पंजे 65 किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। अब देख लीजिए जो 60वें नंबर का सवाल है कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है? ऊर्जा, वेग, शक्ति या बल। तो 60वें नंबर के सवाल का आंसर आप बताओगे कि क्या होगा? तो देख लीजिए जो आपके कार्य करने की दर होती है वो क्या कहलाती है? आपकी शक्ति कहलाती है। तो ये देख लीजिए ये भी आपका समाप्त हो चुका है। अब आपका जो तीसरा पार्ट है वो आपके सामने है। ये तीसरा पार्ट है आपका सहायक परिचालक का। किसका? आप बताओगे सहायक परिचालक का। तो यहाँ से देख लीजिए ये भी 41 से स्टार्ट होगा, क्योंकि आपको इन तीनों में से कोई एक करना है जिसमें आपने अप्लाई कर रखा है, ठीक है। तो 41वां सवाल है कि प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? मिली वोल्ट मीटर का, स्ट्रोबोस्कोप का, लक्स मीटर का, या पीएच मीटर का। यहाँ से आपको बताना है 41वें नंबर के सवाल का आंसर। तो देख लीजिए जो आपकी दीप्ति की माप है वो लक्स मीटर के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है, लक्स मीटर। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। अब देख लीजिए प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? ऊर्जा को, दूरी को, शक्ति को, या वेग को। तो 42वें नंबर का सवाल है, आप प्रकाश से क्या नापते हैं? दूरी को मापते हैं। ध्यान रखना, प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? आप बताओगे दूरी को मापा जाता है। 43वां सवाल, गिरते हुए नारियल में होती है नाभिकीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, या रासायनिक ऊर्जा। तो आपको 43वें नंबर का सवाल बताना है। तो देख लीजिए अब गिरेगा तो क्या करेगा? वो गति करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी किस ऊर्जा का उदाहरण होगा? वो गतिज ऊर्जा का उदाहरण होगा। अगला क्वेश्चन है आपका फिडेलिटी रेडियो रिकवर का खालिस्तान पुनरुत्पादित करने की क्षमता है। मौलिक आवृत्ति, हार्मोनिक आवृत्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं है, ए और बी दोनों। तो आपको 44वें नंबर के सवाल का आंसर बताना है। तो देख लीजिए जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। मौलिक और हार्मोनिक दोनों ही इसमें होते हैं। अब देख लीजिए जो आपका 45वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है।
45वां सवाल है आपका कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से होकर 200 का फ्लक्स प्रभावित होता है तो फ्लक्स घनत्व कितना है, आपको यहाँ से बताना है। तो 45वें नंबर का जो आपका सवाल है उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1 टेस्ला। अब देख लीजिए जो 46वें नंबर का सवाल है आपका, सवाल है कि एक चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय विभव को खाली स्थान के पद में मापा जा सकता है, कूलाम, फेडरल या ईएमएफ या एमएमएफ। तो आपको 46वें नंबर का सवाल होगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, एमएमएफ होगा। अब देख लीजिए जो 47वां सवाल है आपका, प्रसारण के समय रेडियो तरंग का परिपथ पर आधारित है, संचार के प्रकार, उपयोग किए गए एंटीना के प्रकार, उपयोग की गई आवृत्तियाँ, उपरोक्त सभी। तो आपको 47वें नंबर के सवाल का आंसर बताना है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी होगा। अब देख लीजिए जो आपका 48वें नंबर का सवाल है आपका 48वां यहाँ से कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, तो आपको बताना है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपको बिल्कुल सही है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रवर्धक एम्पलीफायर का उपयोग किया जाता है आगत संकेतों, शक्ति या धारा या वोल्टेज को बढ़ाना। एम्पलीफायर इसके आगत में भारित संकेत की छीण करना, इसमें भारित संकेत के विरूपण पैदा करना, या बी और सी दोनों। तो आपको 49वें नंबर के सवाल का आंसर बताना है। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर जो ए आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 50वां सवाल है कि प्रत्यावर्ती धारा की माप किसके द्वारा मापी जाती है। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि प्रत्यावर्ती धारा की माप किसके द्वारा मापी जाती है। अल्टरनेटिव करंट जो होता है आपका, उसकी माप किसके द्वारा मापी जाती है। तो देख लीजिए जो आपका 50वें नंबर का सवाल है उसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रेरक एमीमीटर द्वारा मापी जाती है। अब देख लीजिए जो आपका 51वें नंबर का सवाल है कि एक जनरेटर रूपांतरित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को या रासायनिक ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में जो आपका जनरेटर होता है। तो देख लीजिए ध्यान रखना, जो आपका जनरेटर होता है वो क्या करता है, आपकी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, क्योंकि जनरेटर क्या बनाता है, जो वो आउटपुट देता है हमें क्या देता है, बिजली देता है, और इनपुट क्या लेता है, वो हमसे चक्कर मतलब क्या लेता है, यांत्रिक ऊर्जा लेता है। ऐसे अगर बात की जाए विद्युत बल्ब की, तो बल्ब क्या करता है, आप बताओगे, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में चेंज करता है। बात की जाए विद्युत हीटर की, तो विद्युत हीटर क्या करता है, आप बताओगे, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में चेंज करता है। बात की जाए विद्युत सेल की, तो सेल क्या करता है, आप बताओगे, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। बात की जाए विद्युत मोटर की, तो क्या करती है, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करती है। और बात की जाए माइक्रोफोन को, तो आप बताओगे कि वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। और सोलर सेल की बात की जाए तो ये क्या करता है, हमारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। देख लीजिए अब जो आपका है 52वें नंबर का सवाल है कि फाइबर ऑप्टिक संचार में संचालन का मूल सिद्धांत किस पर आधारित है, अवशोषण पर, संकीर्णन पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, या अपवर्तन पर। तो देख लीजिए जो आपका 52वें नंबर का सवाल है, इसका ऑप्शन क्या है, तो आप बताओगे, इसका ऑप्शन है सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। बात की जाए ऑप्टिकल फाइबर जो है आपका, इसकी खोज किसने की, तो आप याद रखना, नरेंद्र सिंह कपानी। ठीक है, नरेंद्र सिंह कपानी। अब इनकी मृत्यु भी हो चुकी है। ठीक है, ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे, नरेंद्र सिंह कपानी सरदार थे। ठीक है, अब देख लीजिए जो आपका 53वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने है कि एक लटकते कालीन को डंडे से पीटने पर उसे धूल के कण बाहर निकलते हैं। प्रक्रिया उपयुक्त उदाहरण न्यूटन की गति के प्रथम नियम के, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के, या न्यूटन की गति के गुरुत्वाकर्षण नियम का। तो यहाँ से आपको 53वें नंबर के सवाल का आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर ई जो है आपका, ए जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो है न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अकॉर्डिंग कार्य करता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या था हमारा, तो आप बताओगे, जो था आपका न्यूटन की गति के पहले नियम को हम क्या कहते हैं, तो जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो धूल के कण वो जड़त्व के नियम के कारण जब हम उस पर लठिया से पीटते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, गिरने लगते हैं। अब देख लीजिए 54वां सवाल है कि 1000 किग्रा द्रव्यमान की एक कार 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रही है। इसे रोकने के लिए ब्रेक लगाए जाते हैं। यदि टायर तथा सड़क के बीच घर्षण बल 5000 न्यूटन हो तो कार को रोकने में कितने सेकंड का समय लगेगा। तो 54वें नंबर के सवाल का आंसर आपके का क्या होगा, तो आप बताओगे, बल बराबर क्या होता है आपका, तो आप बताओगे mb होता है, और t बराबर क्या होता है, mb/f होता है। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तब कितना समय आएगा, आप बताओगे 6 सेकंड का। किस ऑप्शन में, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 55वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने है। सवाल है 55वां कि पृथ्वी के केंद्र पर
किसी पिंड का भार क्या होता है? शून्य, अनंत, पृथ्वी की सतह के समान या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका 55वें नंबर का सवाल है उसका आंसर आपका होगा ए, क्या होता है? शून्य होता है। 56वां सवाल है आपका, इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को, ठीक है, ये ध्यान रखना किस में बदल रहा है? विद्युत ऊर्जा में। मोटर, बैटरी, डायनोमो या जनरेटर? तो देख लीजिए यहाँ से बात रासायनिक ऊर्जा की जा रही है। तो आप जो 56वें नंबर का सवाल है आप ध्यान रखना, क्या बैटरी बदलती है हमारी, मोटर क्या करता है? तो आप बताओगे जो मोटर करता है विद्युत ऊर्जा को काय में चेंज करता है? आप बताओगे यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। डायनोमो क्या करता है हमारा? यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को किस में? विद्युत ऊर्जा में। और जनरेटर भी यही काम करता है। अब देख लीजिए जो आपका 57वें नंबर का सवाल है कि 80 केजी की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति होगी। तो आप बताओगे कितनी होगी? यहाँ से जो आपकी 57वें नंबर की सवाल होगी तो शक्ति बराबर क्या होता है? आप बताओगे स्थितिज ऊर्जा या क्या कह देंगे हम, कार्य बटे समय होता है। ठीक है, तो आप जब निकालोगे इसे कार्य क्या होगा आपका 80 गुणा 40 गुणा 10 बराबर समय कितना दे रखा? 50 सेकंड। तो आप यहाँ से निकालोगे तो कितना आएगा? 640 जूल सेकंड, या क्या आप वाट में लेना चाह रहे हो? वाट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। अब देख लीजिए जो आपका 58वें नंबर का सवाल है आपका 58वां कि 15 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु 8 ms-1 के एक समान वेग से गति कर रही है, तो इस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो देख लीजिए जो आपका 58वां सवाल है उसकी गतिज ऊर्जा होगी आपकी ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या था? 1/2 mv² था। ठीक है, अब देख लीजिए जो 59वें नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक सौर सेल बनाने में नहीं किया जाता? सिलिकॉन का, प्लेटिनियम का, गैलियम का या जर्मेनियम का? तो आपको इन चारों में से एक ऑप्शन बताना। तो देख लीजिए यहाँ जो आपका 59वें नंबर का सवाल है इसका आंसर क्या होगा? तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि गैलियम का प्रयोग हम इसे बनाने में नहीं करते। ठीक है, गैलियम और तीनों का प्रयोग इनमें से किया जाता है। आदर्श बोल्ट मापी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए? शून्य, अनंत, स्रोत के आंतरिक प्रतिरोध के बराबर या ऋणात्मक? 60वें नंबर के सवाल का आपको आंसर बताना है तो ऑप्शन नंबर बी क्या होना चाहिए? आप बताओगे अनंत होना चाहिए। तो देख लीजिए ये जो आपका विज्ञान वाला पोर्शन था ये तीनों का अलग अलग आएगा, इस वजह से हमने तीनों का अलग अलग ही लगवा दिया। और जो 20 क्वेश्चन आएंगे वो आपके सामान्य ज्ञान से आएंगे, वो सभी के सेम होंगे, सभी के क्वेश्चन एक से होंगे। तो देख लीजिए जो आपका सामान्य ज्ञान है उसका पहला ही क्वेश्चन है आपका कि चांदी का सिक्का टका किसने चलवाया था? तो देख लीजिए जो आपके बात की जाए चांदी के सिक्के टका की तो वो चलाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? तो आप बताओगे गुलाम वंश के जो संस्थापक थे कौन थे? आप बताओगे कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, बात की जाए यहाँ से चांदी के सिक्का टका जो चलवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और तांबे का जो जीतल चलवाया था वो किसने चलवाया था? आप बताओगे तांबे का जीतल। ठीक है, सॉरी भैया मैंने गलत कर दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं चलवाया था, ये इल्तुतमिश ने चलवाया था। किसने? आप बताओगे ये जो चलवाया था ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश ने, क्योंकि चांदी का सिक्का चलवाया था टका और तांबे का जीतल दोनों ही इल्तुतमिश ने चलवाए थे। ठीक है, दोनों ही किसने चलवाए थे? आप बताओगे इल्तुतमिश ने चलवाए थे। अब अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव या गुरु हरगोविंद? तो आपको 62वें नंबर का सवाल बताना है। तो देख लीजिए जो सिखों के चौथे गुरु थे कौन? गुरु रामदास। कौन थे? सिखों के जो चौथे गुरु थे गुरु रामदास, उन्होंने इसका आधारशिला रखी थी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। और यहाँ से देख लीजिए अगर बात की जाए तो अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान की थी इसके लिए। इस बात का भी आप ध्यान रखना। ठीक है ना, किसने दी थी? आप बताओगे अकबर ने। अब देख लीजिए भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? चंपारण में, अहमदाबाद में, खेड़ा में या इलाहाबाद में? तो 63वें नंबर का जो आपका सवाल है उसका आंसर क्या करोगे आप? तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर ए। कौन सी सन में? सन 1917 में। कहाँ? बिहार के चंपारण जिले में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह किया था। और सन क्या थी आपकी? अगर सन की बात की जाए तो आप बताओगे सन थी आपकी 1917। ठीक है, क्या थी आपकी? सन 1917 थी। अब देख लीजिए जो आपका 64वें नंबर का सवाल है 64वां आपका कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता का अधिकार से संबंधित है? तो आप बताओगे इसमें तो साफ साफ दे रखा है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 14 जो है आपके समता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, समता के जो आपका अगर बात की जाए कि समता के अधिकारों का वर्णन कहाँ से कहाँ तक है तो आप बताओगे अनुच्छेद 14 से 18 तक समता के अधिकारों का वर्णन भी है। अब देख लीजिए जो आपका अगला सवाल है
सवाल नंबर कौन से पे आएंगे हम, 65 पे आ चुके हैं। तो 65वां सवाल है कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। आपको बताना है कि भारत जो है हमारा, इसमें किस प्रकार का लोकतंत्र है। तो 45वें नंबर के सवाल की अगर बात की जाए तो आपको 65वें नंबर की, तो देख लीजिए जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, क्या किसका जो लोकतंत्र है आप बताओगे, प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है, क्योंकि जनता प्रतिनिधित्व बनाती है और प्रतिनिधियों का क्या होता है वहाँ पर लोकतंत्र होता है। 66वें सवाल में कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद या लोकसभा। तो 66वें नंबर के सवाल का आंसर आपको बताना है। तो देख लीजिए ये भी आपका कौन है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि संसद ही हटा सकती है। जब देख लीजिए क्या होगा, अविश्वास प्रस्ताव जारी होगा ना, और किसके, राष्ट्रपति के खिलाफ, तो वो लोकसभा से भी हो सकता है और राज्यसभा से भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी प्रक्रिया होती है दोनों सभाओं से पास होने के बाद, जब ये राष्ट्रपति के पास, संसद, हाँ राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति इस पर अपना फाइनल मोहर लगा देगा, तब इसे संसद क्या करेगी, राष्ट्रपति को हटा देगी। ठीक है, संसद के पास होता है राष्ट्रपति को हटाने का जो वो होता है पद, वो संसद के पास होता है। अब देख लीजिए 67वें नंबर का सवाल है कि लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए। कुल सदस्यों का 1/4, कुल सदस्यों का 10वां भाग, लोकसभा के 50% संख्या या न्यूनतम 100 सदस्य। तो आपको 67वें नंबर के सवाल का आंसर बताना है। तो देख लीजिए लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अगर बात की जाए अनुच्छेद 100 के अनुसार, तो कुल सदस्यों का कितना होना चाहिए, आप बताओगे 10वां भाग होना चाहिए। किस अनुच्छेद ने बताया है हमें, अनुच्छेद नंबर 100 ने बताया कितना, तो आप बताओगे कुल सदस्यों का 10वां भाग उपस्थित होना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए 68वां सवाल के ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। आप बताओगे 68वें सवाल में कि ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताओगे कोस्मोलॉजी। ठीक है, इसे किस में नाम से जाना जाता है, तो आप बताओगे कोस्मोलॉजी। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कोस्मोलॉजी नाम से जाना जाता है। अब देख लीजिए जो आपका 69वें नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है, तो आप बताओगे कर्क रेखा। राज्य कितने, आप बताओगे 8। याद कैसे रखोगे, तो आप बताओगे मित्र पर गमछाधार, इससे आपको 8 के 8 राज्य याद हो जाएंगे। अब देख लीजिए जो आपका 70 नंबर का सवाल है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ये भी बिल्कुल आपको आसान सवाल आ गया। क्या, मेघालय के मानसरोवर जो इलाका है उसमें सर्वाधिक वर्षा होती है, मेघालय। ठीक है, तो आपका जो 70वें नंबर का सवाल है उसका आंसर क्या आ चुका, आप बताओगे ए आ चुका है, मेघालय के मौसिनराम में। ठीक है, अब बात की जाए 71वें नंबर के सवाल की कि भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार ... है, आप बताओगे क्या है 71वें नंबर का सवाल जो है। तो देख लीजिए जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तहत जो आपके कर्मचारी होते हैं उनमें क्या, महंगाई भत्ता तय करने का आधार होता है। अब जो 72वां सवाल है कि आवाज़ का माप का मात्रक क्या है, डेसिबल, हर्ट्ज, एम्पलीफायर या अरे जो भी है ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आपको बताना है कि 72वें नंबर का जो सवाल है इसका आंसर आपके का क्या होगा। तो देख लीजिए जो आपकी आवाज़ है वो किस में मापी जाती है, आप बताओगे डेसिबल में मापी जाती है। 73वें नंबर का सवाल है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान और खाली स्थान का द्रव्यमान एक समान होता है, कि प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है किसके समान होता है, आप बताओगे 73वें नंबर का सवाल का आंसर। तो देख लीजिए जो आपका प्रोटॉन का जो वो होता है आपका द्रव्यमान होता है वो किसके समान होता है, आप बताओगे न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के समान होता है। अब देख लीजिए जो आपका 74वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका कि कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, आपको कवकों के अध्ययन का यहाँ से बताना है। ठीक है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक, तो देख लीजिए जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल ठीक है, माइकोलॉजी आपका क्या कहलाता है, आप बताओगे कवकों का अध्ययन कहलाता है आपका कौन, माइकोलॉजी। ठीक है, यहाँ से क्या होगा आप बताओगे माइकोलॉजी क्या होता है, आप बताओगे कवकों का अध्ययन होता है। ठीक, अब देख लीजिए जो आपका अगला सवाल है 75वां कि इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी, आप बताओगे जो आपका इकोलॉजी था उस शब्द की जो रचना की थी आप बताओगे किसने की थी। तो 75वें नंबर का जो सवाल है आपका उसका आंसर क्या होगा, तो आप बताओगे। बात की जाए अगर यहाँ से कि जो आपका ये इकोलॉजी शब्द है इसे सर्वप्रथम किसने किया था, तो आप बताओगे जो इसे सर्वप्रथम किया था अर्नेस्ट हैकल ने किया था, और किस सन में किया था, तो आप बताओगे सन 1866 में। ठीक है, इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था इकोलॉजी का। ठीक है, तो किसने किया था, आप बताओगे अर्नेस्ट हैकल। और सन अगर बात की जाए तो आप बताओगे कौन सी सन है, आप बताओगे 1866 में। ठीक है, किस में, आप बताओगे सन 1866 में। अब देख लीजिए 76वां सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व है, असम, कर्नाटक, मिजोरम या उड़ीसा।
76वें नंबर के सवाल का आंसर आप बताओगे कि दम्फा जो है आपका किस में है, तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर सी किस में है, आप बताओगे मिजोरम में। ठीक है, बात की जाए अगर देख लीजिए असम में कौन है आपका, तो आप बताओगे जो आपका असम है उसमें कौन कौन से हैं, तो आप बताओगे काजीरंगा और सिमलीपाल आपके असम में हैं। ठीक है, काजीरंगा है आपका किस में, असम में, और सिमलीपाल और कौन सा आपका सतकोसी है किस में है, आप बताओगे उड़ीसा में है, और जो आपका कर्नाटक है इसमें क्या है आपका बांदीपुर। ठीक है, कौन सा है, बांदीपुर है। अब देख लीजिए जो 77वें नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने है। सवाल है कि सूचना का अधिकार कब लागू हुआ, आप बताओगे कब लागू हुआ है, 12 अक्टूबर 2005 को, 12 अक्टूबर 2006, 4 सितंबर 2005 या 12 नवंबर 2006 को। तो आपको बताना है कि सूचना का अधिकार आपका कब लागू हुआ है। तो 77वें नंबर का सवाल क्या है, तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही है, 12 अक्टूबर 2005 को यह लागू हुआ है। ठीक है, और अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर में, तो 20 मार्च 2009 को यह जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। तो दो किस में हुआ, 12 अक्टूबर 2005 को। और बात अगर जम्मू कश्मीर की जाएगी, तो आप बताओगे कि 20 मार्च 2009 में जम्मू कश्मीर में भी लागू हुआ था। अब देख लीजिए 78वां सवाल के अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप बताओगे जो झूठ पकड़ने की मशीन होता है उसका नाम क्या होता है, आप बताओगे पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। यहाँ से 78वें नंबर के सवाल का क्या है, पॉलीग्राफ से भी होता है, हाँ ठीक। और ब्रेन मैपिंग टेस्ट ये भी होता है, बी भी होता है, और नॉर्को टेस्ट, मतलब तीनों ही हैं। तो क्या आपका आंसर आएगा, आप बताओगे ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये चारों ही होते हैं। ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी होता है, नॉर्को टेस्ट भी होता है, और आपका पॉलीग्राफ भी होता है। झूठ की मशीन भी आपकी पॉलीग्राफी कहलाती है। ठीक, अब देख लीजिए जो 79 नंबर का सवाल है कि चरकुला प्रमुख लोक नृत्य कहाँ से है, बुंदेलखंड का, ब्रजभूमि का, अवध का, या उपरोक्त में से कहीं नहीं का। तो देख लीजिए जो आपकी अगर 79 की बात की जाए तो क्या है, आप बताओगे ऑप्शन नंबर बी, चरकुला किसका, आप बताओगे ब्रजभूमि का है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए कि चरकुला कहाँ का है, तो आप बताओगे ब्रजभूमि का। बात की जाए अगर बुंदेलखंड की, तो बुंदेलखंड का कौन सा आपका धुरिया नृत्य होता है। यहाँ की प्रजापति मतलब कुम्हार लोग इस नृत्य को मनाते हैं, धुरिया। ठीक है, बुंदेलखंड का क्या होता है, धुरिया होता है। और बुंदेलखंड का एक और होता है क्या, पाईडंडा नृत्य। ठीक है, और बात की जाए बुंदेलखंड की, तो एक और होता है यहाँ पर राई नृत्य भी बुंदेलखंड का होता है, और दीपावली नृत्य भी क्या बुंदेलखंड के ही अहीरों द्वारा ये भी मनाया जाता है। अब देख लीजिए जो आपका अगला 80 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका कि निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम लगाइए। आरोही मतलब क्या है, आप बताओगे बढ़ता क्रम। ठीक है, 12 अंक की, मतलब कौन छोटे से बड़े की तरफ बात की जा रही है। ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ बात की जा रही है। ठीक है, तो देख लीजिए सबसे बड़ा क्या है, अगर यूपी की बात की जाए तो आप बताओगे खीरी है। खीरी के बाद कौन है आपका, सोनभद्र। तो बस सबसे बड़ों में देख लीजिए, तो सोनभद्र 2 में है, ए में और सी में। तो देख लीजिए या तो ए है आपका आंसर, या क्या होगा आप बताओगे सी होगा। ठीक है, तो इनमें से भी अब देख लीजिए अगर बात की जाए सबसे छोटे की, तो आप बताओगे जो आपका सबसे छोटा है वो गौतम बुद्ध नगर है। तो बस यहाँ से पकड़ लीजिए, एक से ही होगा काम। 2 याद रख लीजिए, सबसे छोटा व सबसे बड़ा। सबसे बड़े में दूसरे नंबर पर सोनभद्र है, और सबसे छोटा कौन है आपका, गौतम बुद्ध नगर। तो इसका क्या हो चुका है, आप बताओगे ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो चुका है। तो देख लीजिए ये आपके तीनों तो वो हो गए जिसमें आपने अप्लाई किया है, और चौथा पार्ट ये हो चुका है जो सामान्य ज्ञान का सबके लिए 100 होगा। तो यहाँ से आपको अपना स्कोर बताना है कि आप देख लीजिए, मान लीजिए आपने प्रधान सहायक का भरा है, तो आप प्रधान सहायक का लगाइए और ये जीके वाला लगाइए। ये दोनों मिलाकर आप अपना स्कोर बताइए, और जिसने जो भी भरा है उसके साथ ये जीके वाला पोर्शन मिलाइए और अपना स्कोर बताइए। और जिसने सारे भी लगाए हैं वो भी अपना स्कोर बताइए, क्योंकि जिसने सारे लगाए हैं तो कितने हो गए, 20-60 तो वो हो गए, 60 और 20 ये हो गए, 80 क्वेश्चन है। इन 80 क्वेश्चनों में से ही आपको अपना स्कोर बताना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।